डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मिडिल ईस्ट संकट के बीच पीएम मोदी ने मन की बात के 132वें एपिसोड में देशवासियों की अपील। युद्ध के बीच अफवाहों से बचें, एकजुट होकर चुनौती का सामना करें। संकट के समय में राजनीति से ऊपर उठकर देश हित को प्राथमिकता देना जरूरी। आज अखिलेश यादव ने दादरी से शुरू किया 2027 विधानसभा चुनाव अभियान। भाईचारा की रणनीति से पश्चिम यूपी को मतने की सपा अध्यक्ष अखिलेश की रणनीति। पश्चिम यूपी में जमीन मजबूत करने की तैयारी। पश्चिम एशिया में भीषण जंग जारी। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान ने किया ड्रोन हमला। दुबई में भी अमेरिकी सेना के ठिकानों पर ईरान का हमला। इजरायल ने भी किया पलटवार। ईरान के रिहायशी इलाकों पर इजरायली हमला, 12 घायल। उधर जंग की गुत्थी सुलझाने के लिए पाकिस्तान में कल 3 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। अमेरिका में नो किंग्स प्रदर्शन। ट्रंप की नीति के खिलाफ सड़कों पर उतरे लाखों लोग। न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में लाखों लोगों ने निकाला विरोध मार्च। अप्रवासन की नीति के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट्स में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की। पश्चिम एशिया में भीषण जंग जारी है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बीते हफ्तों से जारी युद्ध में कई अहम घटनाक्रम हुए हैं। जहां ईरान में शीर्ष नेतृत्व को अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त अभियानों में मार गिराया, तो वहीं ईरान ने हॉर्मुज जल जमरूमद बंद करके दुनिया भर की ऊर्जा सप्लाई को बाधित कर दिया। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार हर हफ्ते ईरान में अपने लक्ष्य बदलते रहे हैं। दूसरी ओर 3500 अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट पहुंचे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार ये सैनिक यूएसएस त्रिपोली जहाज के जरिए वहां पहुंचे हैं। ये सैनिक और नाविक 31वीं मरीन एक्सपर्टेशनी यूनिट का हिस्सा है। उनके साथ ट्रांसपोर्ट और लड़ाकू विमान भी भेजे गए हैं। पाकिस्तान में कल तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। यहाँ वे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद में होने वाली इस बैठक में मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा होगी। ईरान ने दावा किया है कि उसने दुबई में अमेरिकी सेना के 2 छिपे ठिकानों पर हमला किया है। ईरान के मुताबिक पहले हुए हमले के बाद अमेरिकी सैनिक इन जगहों पर शिफ्ट हुए थे। कि राष्ट्रपति मसूद पजेशियन ने शनिवार को खाड़ी देशों को चेतावनी दी कि वे अमेरिका और इजरायल का किसी भी सैन्य कार्रवाई में साथ ना दें। उन्होंने कहा कि अगर ये देश क्षेत्र में स्थिरता और विकास चाहते हैं तो अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हमलों के लिए ना खोने दें। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार को कई ड्रोन हमले किए गए, जिससे एयरपोर्ट के रडार सिस्टम को काफी नुकसान पहुंचा। अमेरिका में नो किंग्स प्रदर्शन हुआ, जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों, बढ़ती महंगाई और ईरान युद्ध के खिलाफ आवाज उठाई। न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में लोग मार्च कर निकाले नारे, तख्तियां, गाने और नृत्य के जरिए विरोध जताते हुए दिखे। पश्चिम एशिया में 1 महीने से जारी संघर्ष ने दुनिया भर में कई सारी चिंताओं को जन्म दिया। अमेरिका और इजरायल के भीषण हमलों से दहक रहे मोर्चे पर ईरान भी इजरायल और खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जोरदार पलटवार कर रहा है। एक और मिसाइलों और ड्रोन की गरज के बीच यह संघर्ष अब अपने 30वें दिन में प्रवेश कर चुका है और पूरे क्षेत्र में तनाव और भी चरम पर है। दूसरी ओर अमेरिका के कई हिस्सों में शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान युद्ध नीति के खिलाफ नो किंग्स प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए, तख्तियां दिखाई और गाने बजाने व नृत्य के जरिए अपनी बात रखी। न्यूयॉर्क सिटी में लोग मिडटाउन मैनहट्टन से मार्च कर रहे थे और अप्रवासन ट्रंप प्रशासन और ईरान संघर्ष के खिलाफ तख्तियां ले जा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। 4.5 वर्षों में 11,200 करोड़ रुपए की लागत से पहला चरण पूरा हुआ है। इसका सपना वर्ष 2001 में देखा गया था। इस एयरपोर्ट की नींव 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने रखी थी। लोकार्पण के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, युवाओं को पता है कि यह जो काम हो रहा है यह नौजवानों के भविष्य को नई उड़ान देने वाला काम है। आज हम विकसित यूपी विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। पहले की सरकारें मानती थी कि हवाई यात्रा सिर्फ अमीरों के लिए होनी चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार ने सामान्य भारतीयों के लिए भी हवाई यात्रा को आसान बना दिया है। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, पहले सीएम नोएडा आने से डरते थे, कुर्सी जाने के डर से पहले के सत्ताधारी यहां आने से डरते थे। नोएडा को अपने हाल पर छोड़ दिया गया था, मुझे भी नोएडा के लिए डराया गया था। सपा वालों ने पहले नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था।
पटना की सूरत बहुत जल्द बदलने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज खुद सड़कों पर उतरे और राजधानी में चल रहे बड़े प्रोजेक्ट्स का बारीकी से निरीक्षण किया। सीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए ताकि जनता को जल्द से जल्द इनका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री का सबसे पहला पड़ाव रहा बांस घाट, जहां उन्होंने नवनिर्मित बिहार गौरव पार्क के कार्यों का निरीक्षण किया। 10 एकड़ में फैला यह पार्क देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि और जेपी गंगा पथ के बीच स्थित है। इस पार्क की खासियत ये होगी कि यहाँ बिहार के स्वर्णिम इतिहास को जीवंत किया जाएगा। चाहे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट हो, कूटनीति के जनक चाणक्य, सम्राट अशोक हो या फिर माउंटेन मैन दशरथ माझी, इन सभी महान विभूतियों की प्रेरणादायक कहानियां इस पार्क का हिस्सा होंगी। साथ ही नालंदा और विक्रमशिला जैसी प्राचीन स्थापत्य कला की झलक भी पर्यटकों को यहाँ देखने को मिलेगी। बिहार के मधुबनी में इतिहास की नई परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। बाबूरही प्रखंड के ऐतिहासिक बलिराजगढ़ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वैज्ञानिक उत्खनन का कार्य शुरू कर दिया है। 176 एकड़ में फैले इस विशाल टीले में दफन प्राचीन मिथिला सभ्यता के रहस्यों को दुनिया के सामने लाने के लिए खुदाई मील का पत्थर साबित हो। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद संजय झा और झांझरपुर सांसद आरपी मंडल सहित कई दिग्गजों की मौजूदगी में खुदाई शुरू हुई है। इसे राजा बलि की राजधानी माना जाता है, जहां शुंग कुषाण काल से लेकर पाल वंश तक के अवशेष मिलने की संभावना है। सांसद संजय झा के प्रयासों के बाद एएसआई ने फरवरी 2026 में इस नए चरण की मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां सड़क, रेल और हवाई परिवहन का निर्बाध एकीकरण होगा। एयरपोर्ट का कार्गो हब प्रारंभिक चरण में 2.5 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता के साथ कार्य करेगा, जिसे भविष्य में 18 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाने की योजना है। इससे उत्तर प्रदेश के उत्पादों को वैश्विक बाजार में नई पहचान मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में अब तक 85% विमान MRO सेवाओं के लिए विदेश भेजे जाते थे, जिससे भारी खर्च होता था। जेवर में बनने वाली MRO सुविधा देश को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी और हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ है और अब यह देश के सर्वाधिक एयरपोर्ट वाले राज्यों में शामिल हो गया। जेवर एयरपोर्ट डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति का उदाहरण है। वर्ष 2003 में इस परियोजना को मंजूरी मिली थी, लेकिन वर्षों तक यह फाइलों में अटकी रही। केंद्र और राज्य में समन्वय बनने के बाद ही इस परियोजना की गति पकड़ी और आज यह धरातल पर उतर सकी है। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्यों में से शामिल हो गया है, जिससे उत्तर प्रदेश ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना और सांसद बनाया। आज उसी प्रदेश की पहचान एक भव्य एयरपोर्ट के साथ जुड़ गई है। यह न केवल दुनिया के विभिन्न हिस्सों के लिए विमान भरेंगे, बल्कि यह विकसित उत्तर प्रदेश की नई उड़ान का प्रतीक भी बनेगा। जेवर एयरपोर्ट पूरे उत्तर भारत को दुनिया से जोड़ने का कार्य करेगा। यह एक अत्याधुनिक एयरपोर्ट होगा, जहां हर 2 मिनट में एक विमान की उड़ान भरने की क्षमता विकसित की जा रही है। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक अनोखी पहल करते हुए उपस्थित लोगों से मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट जलाकर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट आपकी अमानत है, आपका भविष्य है, आपका पुरुषार्थ है, इसलिए इसका उद्घाटन भी आपके हाथों से होना चाहिए। इस पर पूरा परिसर भारत माता की जय के नारों और रोशनी से जगमगा उठा, जो इस ऐतिहासिक क्षण का प्रतीक बना। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के संकल्प को नया आयाम देते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के महत्वाकांक्षी मिशन शक्ति फेज 5 का अयोध्या में शानदार आगाज हुआ। इस चरण की शुरुआत एक भव्य बाइक रैली के साथ हुई, जिसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहर की सड़कों पर जब यह रैली निकाली गई तो हर तरफ महिला सशक्तिकरण का संदेश गूंज उठा। इस मौके पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने इस अवसर पर कहा कि यह कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस मुख्यालय के तत्वाधान में चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य समाज के हर वर्ग में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता लाना है। यह रैली केवल एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि हर महिला और बेटी को यह भरोसा दिलाने का प्रयास है कि उनकी सुरक्षा और सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मिशन शक्ति फेज 5 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें नमाज में इस समाज में बराबरी का स्थान दिलाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
बदायूं के थाना उत्सहेट क्षेत्र के महाजन नगला गांव का रहने वाले आसिफ का 5 वर्षीय बेटा बारिश बुंडी गांव में शादी समारोह में परिवार वालों के साथ गया था। बारिश बच्चों के साथ खेलने के लिए छत पर गया। अचानक बारिश छत से नीचे गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवार वाले गंभीर अवस्था में उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं बारिश की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। बदायूं के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के अन्नी गांव की रहने वाली 70 वर्षीय माया देवी सड़क किनारे पैदल अपने घर जा रही थी। अन्नी गांव के चौराहे पर विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद माया देवी गंभीर रूप से घायल हो गई, तो परिजन उन्हें घायल अवस्था में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बदायूं में पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां शिकायत लेकर पहुंचे एक दृष्टिबाधित व्यक्ति के साथ कथित मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कोतवाली प्रभारी और एक दरोगा को निलंबित कर दिया और पूरे मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं। किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कोतवाली प्रभारी राजेंद्र सिंह पुंडीर और उप निरीक्षक भूपेंद्र यादव को निलंबित कर दिया। साथ ही पूरे मामले की जांच क्षेत्र अधिकारी बिसौली संजीव कुमार को सौंपी गई। अब इस घटना के बाद पुलिस के व्यवहार और कार्य प्रणाली को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। लोगों की निगाहें अब जांच पर टिकी हैं कि आखिर पीड़ित को न्याय कब और कैसे मिलता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पर सपा नेता यदुनंदन लाल वर्मा द्वारा की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर बरेली में हिंदूवादी संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिला। इस मामले में आज विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्र हुए और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने भगवान राम के जयकारे लगाए और यदुनंदन लाल वर्मा के खिलाफ कड़ी नारेबाजी की। आक्रोशित हिंदूवादी लोगों ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत करती है, बल्कि समाज में वैमनस्य फैलाने का काम भी करती है। हिंदूवादी संगठनों के नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी निशाने पर लेते हुए प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाए और पूरे प्रकरण पर जवाब मांगा। फिलहाल बरेली में इस मुद्दे को लेकर माहौल गर्म है और पुलिस प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। झांसी में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन देखने को मिला, जहां पुलिस कस्टडी से फरार चल रहे शातिर बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है। उसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। दरअसल पुलिस कस्टडी से फरार बदमाश नदीम को मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल से भागने की फिराक में था। पुलिस ने जब उसे रोकने का प्रयास किया तो वह भागने लगा। पीछा करने पर बाइक असंतुलित होकर गिर गई, जिसके बाद बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। कानपुर के तहसील नरवल क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित निजी अस्पतालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती तेज कर दी है। इसी क्रम में साड़ क्षेत्र में संचालित मेडिकल सेंटर पर अचानक औचक निरीक्षण कर उसे तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया। यह कार्रवाई उप जिलाधिकारी नरवल विवेक कुमार मिश्रा के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस टीम की मौजूदगी में की गई। निरीक्षण के दौरान केंद्र संचालक मौके पर मौजूद मिला, लेकिन अस्पताल में कोई पंजीकृत चिकित्सक या स्टाफ नहीं मिला। पूछताछ में उसने खुद को फार्मासिस्ट बताया, परंतु संचालन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। जांच में यह भी सामने आया कि मेडिकल सेंटर ना तो अस्पताल के रूप में पंजीकृत था और ना ही मेडिकल स्टोर का लाइसेंस लिया गया था, जबकि मौके पर मरीजों का उपचार और दवाओं की बिक्री के प्रमाण मिले। प्रशासनिक टीम ने अभिलेखों और व्यवस्थाओं की जांच में गंभीर अनियमितताएं पाई, जिसे मरीजों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद गंभीर माना गया। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। स्टेशन परिसर में चलाए जा रहे अब चेकिंग अभियान के दौरान की गई। टीम ने प्लेटफॉर्म नंबर 10 के आगे हैरिसगंज पुल के पास से दोनों आरोपियों को पकड़ लिया।
उसके पास से 124 किंगफिशर बियर कैन बरामद हुई। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे कानपुर और आसपास के इलाकों से सस्ती शराब खरीदकर ट्रेन के जरिए बिहार ले जाते थे और वहां ऊंचे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाते थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। रेलवे के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए आरपीएफ और जीआरपी लगातार संयुक्त अभियान चला रही है और ऐसे तस्करों पर नजर रखी जा रही है। लखनऊ में सऊदी हुकूमत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। सिया समुदाय ने शहीद स्मारक पर किया प्रदर्शन। मौलाना यासूब अब्बास की अगुवाई में जुटी भीड़, हाथों में तख्तियां लेकर लोगों ने जताया विरोध। उन्नतुल बाकी के पुनर्निर्माण की उठी मांग। सऊदी अरब में जनाबे फातिमा जहरा का रोजा बनाने की मांग। प्रदर्शन में सऊदी हुकूमत के खिलाफ लगे नारे, काले कपड़े पहनकर लोगों ने दर्ज कराया एहतियाज। उलेमा और मातमी अंजुमनों की रही अहम मौजूदगी। प्रदर्शन में गम और गुस्से का इजहार किया गया। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।